7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इंट्रोडक्शन। आपकी ज़िंदगी बस यूं ही नहीं कट जाती, चाहे आप जानते हो या नहीं। ये आपके द्वारा ही डिज़ाइन की जाती है। आप ही अपने विकल्प चुनते हैं, आप खुशियाँ चुनते हैं, आप दुख चुनते हैं, आप अपनी सफलता चुनते हैं, आप अपनी असफलता चुनते हैं, आप साहस चुनते हैं, आप डर चुनते हैं। हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति आपको एक नया विकल्प देती है और ऐसे में आपके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीज़ों को अलग तरीके से करें और अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार बनना। आप हर एक चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है। वो अपने आचरण के लिए जेनेटिक सिचुएशन या परिवेश को दोष नहीं देते। उन्हें पता होता है कि वो अपना व्यवहार खुद चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो ज़्यादातर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। वो अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। अगर मौसम अच्छा नहीं है तो उन्हें अच्छा लगता है, और अगर अच्छा नहीं है तो यह एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और वो मौसम को दोष देते हैं। सभी बाहरी ताकतें एक उत्तेजना की तरह काम करती हैं जिन पर हम रिएक्ट करते हैं। इसी उत्तेजना और आप उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं के बीच में आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है, और वो होती है इस बात की स्वतंत्रता कि आप अपनी प्रतिक्रिया का चयन स्वयं कर सकते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। आप जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रोएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं ये कर सकता हूँ, या मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं करूँगा, एट्सेट्रा। एक रिएक्टिव व्यक्ति रिएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं नहीं कर सकता, या फिर ऐसा नहीं हो सकता मगर वैसा हो सकता है, एट्सेट्रा। रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि वो जो कुछ कहते और करते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जिन पर बिल्कुल भी नहीं या थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर रिएक्ट या चिंता करने के बजाय प्रोएक्टिव लोग अपना टाइम और एनर्जी ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सके। हमारे सामने जो भी समस्याएं, चुनौतियां या अवसर होते हैं उन्हें हम 2 क्षेत्रों में बांट सकते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न चिंता का क्षेत्र, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस प्रभाव का क्षेत्र। सर्कल ऑफ कंसर्न्स के अंदर वो सभी चीज़ें आती है जिन पर आप अपना रिएक्ट कर सकते हैं, जबकि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रोएक्टिव लोग अपना प्रयत्न सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर केंद्रित करते हैं। वो ऐसी चीज़ों पर काम करते हैं जिनके बारे में वो कुछ कर सकते हैं, स्वास्थ्य, बच्चे, कार्य क्षेत्र की समस्याएं। जबकि रिएक्टिव लोग अपना प्रयत्न सर्कल ऑफ कंसर्न पर केंद्रित करते हैं, जिस पर रण, आतंकवाद, मौसम, दूसरों का एटीट्यूड या बिहेवियर, दूसरे इंसान की आदतें, इस बात की जानकारी होना है कि हम अपनी एनर्जी किन चीज़ों में खर्च करते हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? शायद यह सवाल थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन आप इस बारे में एक क्षण के लिए सोचिए। क्या आप अभी वो है जो आप बनना चाहते हैं, जिसका सपना आपने देखा था? क्या आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा करना चाहते थे? ईमानदारी से सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद ही ऐसी जीत हासिल करते हुए देखे जाते। कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद को ऐसी जीत हासिल करते हुए देखते हैं जो दरअसल खोखली होती है। ऐसी सफलता जिसके बदले में उसे कई बड़ी चीज़ों को गंवाना पड़ा हो। यदि आपकी सीढ़ी सही दीवार पर नहीं लगी है तो आप जो भी कदम उठाते हैं वो आपको गलत ही जगह पर लेकर जाता है। हैबिट नंबर 2, आपकी इमेजिनेशन या कल्पना पर आधारित है। इमेजिनेशन यानी आपकी वो क्षमता है जो आपको अपने दिमाग में उन चीज़ों को दिखा सके जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर एक चीज़ का निर्माण 2 बार होता है, पहला मेंटल क्रिएशन और दूसरा फिजिकल क्रिएशन। जिस तरह ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद मकान बनता है, उसी प्रकार मेंटल क्रिएशन होने के बाद ही फिजिकल क्रिएशन होता है। अगर आप खुद ही विजुअलाइज नहीं करते कि आप क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ कैसी होगी, इस बात का फैसला औरों पर या परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। हैबिट नंबर 2 इस बारे में है कि आप किस तरह से अपनी विशेषता को पहचानते हैं और फिर अपनी पर्सनल, मोरल और एथिकल गाइडलाइंस के अंदर खुद को खुश रख सकते हैं
और पूर्ण कर सकते हैं। अंत को ध्यान में रखकर आरंभ करने का अर्थ है हर दिन काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत एक क्लियर विजन के साथ करना और फिर प्रोएक्टिवली उस काम में पूरी तरह से लग जाना है। हैबिट नंबर 2 को प्रैक्टिस में लाने का सबसे अच्छा तरीका है अपना खुद का एक पर्सनल स्टेटमेंट बनाना। इसका फोकस इस बात पर होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। ये सक्सेस के लिए की गई एक प्लानिंग है और ये इस बात की पुष्टि करता है कि आप कौन हैं, आपके गोल्स को फोकस में रखता है और आपके आइडियाज़ इस दुनिया में लाता है। आपका मिशन स्टेटमेंट आपको अपनी ज़िंदगी का लीडर बनाता है। आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं और जो सपने आपने देखे हैं उन्हें साकार करते हैं। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्राथमिक चीज़ों को वरीयता देना। एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप अपने जीवन में हर एक चीज़ नहीं कर सकते। खुद को अपनी क्षमता से अधिक कामों में व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरी हो तो ना कहने से मत हिचकिचाइए और फिर अपनी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज़ पर फोकस कीजिए। हैबिट 1 कहते हैं कि आप इन चार्ज हैं, आप क्रिएटर हैं। प्रोएक्टिव होना आपकी अपनी चॉइस है। हैबिट 2 पहले दिमाग में चीज़ों को विजुअलाइज करने के बारे में है, अंत में ध्यान में रखकर शुरुआत करना विज़न से संबंधित है। हैबिट 3 लाइफ मैनेजमेंट के बारे में भी है। आपका पर्पस, वैल्यूज़, रोल्स और प्रायोरिटीज़, प्राथमिक चीज़ें क्या हैं, उन प्राथमिक चीज़ों को आपको जानना होगा, उन्हें एक कागज़ पर लिखना होगा। प्राथमिक चीज़ें वह है जिसे आप व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। प्राथमिक कार्यों को वैल्यू देने का मतलब है आप अपना समय, अपनी ऊर्जा हैबिट नंबर 2 में अपने द्वारा सेट की गई प्रायोरिटीज़ पर लगा रहे हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन, हमेशा जीत के बारे में सोचें। थिंक विन विन अच्छा होने के बारे में नहीं है, यह कोई शॉर्टकट नहीं है, यह कैरेक्टर पर आधारित है। एक कोड है जो आपकी बाकी लोगों से इंटरेक्ट और सहयोग करने के लिए। हम में से ज़्यादातर लोग अपना मूल्यांकन दूसरों से कंपैरिजन और कंपटीशन के आधार पर करते हैं। हम अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं, यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे, तुम जीते तो मैं हारा। इस तरह लाइफ एक जीरो सम गेम बन जाता है। माना अगर कोई एक इंसान एक रोटी ले लेता है तो आपको लगता है कि आपको दूसरा हिस्सा मिलेगा या आपको मिलेगा ही नहीं, या फिर आपको कम मिलेगा और मेरी कोशिश होगी कि दूसरा अधिक ना पाए। तो आपके मन में यही विचार चलते रहते हैं कि अगर दूसरों को ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे कहीं ना कहीं कम मिलेगा। हम सभी ये गेम खेलते हैं और आप ही सोचिए कि इसमें कितना मज़ा आता है। विन विन ज़िंदगी को कॉपरेशन की तरह देखती है, कंपटीशन की तरह देखती है। विन विन दिल और दिमाग की एक ऐसी स्थिति है जो हमें लगातार सभी का हित सोचने के लिए प्रेरित करता है। विन विन का अर्थ है ऐसे समझौतों और समाधान जो सभी के लिए लाभप्रद और संतोषजनक है। इसमें सभी को खाने के लिए मिलता है और वो काफ़ी अच्छा टेस्ट करती है। एक व्यक्ति या संगठन जो विन विन एटीट्यूड के साथ समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है, उसके अंदर 3 मुख्य बातें होती हैं। नंबर 1, इंटीग्रिटी या वफादारी, अपने वैल्यूज़, फीलिंग्स और कमिटमेंट्स के साथ समझौता ना करना। नंबर 2, मैच्योरिटी, अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को साहस के साथ दूसरों के सामने रखना और दूसरों के विचारों को, अपनी भावनाओं की भी कदर करना। नंबर 3, अबंडेंस मेंटालिटी, प्रचुरता की मानसिकता, इस बात में यकीन रखना है कि सभी के लिए बहुत कुछ है। बहुत लोग इधर और के टर्म्स में सोचते हैं, या तो आप अच्छे हैं या आप सख्त हैं। विन विन में दोनों की आवश्यकताएं होती है। यह साहस और सूझबूझ के बीच बैलेंस करने जैसा है। विन विन को अपनाने के लिए आपको सिर्फ सहानुभूति ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज भी होना होगा। आपको सिर्फ विचारशील और संवेदनशील ही नहीं बल्कि बहादुर भी होना होगा। ऐसा करना कि करेज और कंसिडरेशन में बैलेंस स्थापित हो, यही रियल मैच्योरिटी है और विन विन के लिए बेहद ज़रूरी है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले दूसरों को समझो और फिर अपनी बात समझाओ। कम्युनिकेशन लाइफ की सबसे ज़रूरी स्किल है। आप अपने कई सवाल पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने में लगा देते हैं, लेकिन सुनने का क्या है? आपको ऐसी कौन सी ट्रेनिंग मिली है जो आपको दूसरों को सुनना सिखाती है ताकि आप सामने वाले को सचमुच अच्छे से समझ सकें? शायद कोई नहीं। क्यों? अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो शायद आप भी पहले खुद अपनी बातें समझाना चाहते होंगे और ऐसा करने में आप दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। ऐसा दिखाते होंगे कि आप सुन रहे हैं, पर दरअसल बस आप शब्दों को सुनते हैं और उनके असली मतलब को पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग इस इंटेंशन के साथ सुनते हैं कि उन्हें रिप्लाई करना है, समझना नहीं है। आप अंदर ही अंदर खुद को सुनते हैं और तैयारी करते हैं
कि आपको आगे क्या कहना है, क्या सवाल पूछने हैं, एट्सेट्रा। आप जो कुछ भी सुनते हैं वो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस से छनकर आप तक पहुंचता है। आप जो सुनते हैं उसे अपनी आत्मकथा से तुलना करके देखते हैं कि ये सही है या गलत है, और इस वजह से आप दूसरों की बात ख़त्म होने से पहले ही अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि अगला क्या कहना चाहता है। क्या ये वाक्य कुछ सुने सुने से लगते हैं? और मुझे पता है कि तुम जैसे फील कर रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगा था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे वक्त में मैंने क्या किया था। आप दूसरे एक इंसान की सुनने के बजाय उसको परामर्श देने लगते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के अनुभवों के हिसाब से ही दूसरों को सुनते हैं। आप इन चारों में से किसी तरीके से जवाब देते हैं। इवैल्यूएटिंग यानी कि मूल्यांकन करना। पहले आप जज करते हैं कि आप उसके साथ सहमत है या असहमत है। प्रॉबिंग यानी कि जांच करना। आप अपने हिसाब से सवाल जवाब करते हैं। एडवाइजिंग सलाह देना। आप सलाह देते हैं और उपाय सुझाते हैं। इंटरप्रेटिंग यानी कि व्याख्या। आप दूसरों के मकसद और व्यवहार को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एनालाइज करते हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी से रिलेट करने में कोई बुराई क्या है। कुछ सिचुएशन में ऐसा करना उचित हो सकता है, जैसे कि जब कोई आपके साथ आपके अनुभवों के आधार पर कुछ बताने के लिए गए, पर हमेशा ऐसा करना उचित नहीं है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, तालमेल बैठाना। सरल शब्दों में समझे तो दो दिमाग एक से बेहतर है। सिनर्जाइज करने का अर्थ है रचनात्मक सहयोग देना। यह टीम वर्क है। यह खुले दिमाग से पुरानी समस्याओं के नए निदान ढूंढना है। पर ये यूं ही बस अपने आप ही नहीं हो जाता। यह एक प्रोसेस है, और उसी प्रोसेस से लोग अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ का उपयोग में लाते हैं। अकेले की अपेक्षा वो एक साथ कहीं अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। सिनर्जाइज से हम एक साथ ऐसा बहुत कुछ कर पाते हैं, ऐसा बहुत कुछ खोज पाते हैं जो हमारे अकेले खोजने पर शायद ही कभी मिलता है। ये वो आइडिया है जिसे द होल इज़ ग्रेटर द सम ऑफ द पार्ट्स, 1+=3 और 6 और 60 या उससे भी ज़्यादा। जब लोग आपस में ईमानदारी से इंटरेक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होने के लिए खुले होते हैं, तब उन्हें नई जानकारियाँ मिलना प्रारंभ हो जाता है। आपस में मतभेद नए तरीकों के आविष्कार की क्षमता कई गुना बढ़ा देता है। मतभेदों को महत्व देना सिनर्जाइज का मूल। क्या आप सचमुच लोगों के बीच जो मेंटल, इमोशनल और फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं उन्हें महत्व देते हैं? फिर आप ये चाहते हैं कि सभी लोग आपकी बात मान जाए ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सके। कई लोग एक रूपता को एकता समझ लेते हैं। आपसी मतभेद को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ के रूप में देखना चाहिए जो हमारे जीवन में उत्साह भरते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द शॉ, कुल्हाड़ी को तेज करना। शार्पन द शॉ का मतलब है अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को सुरक्षित रखना। इसका अर्थ यह है कि अपने लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना जो आपके जीवन के 4 क्षेत्रों यानी कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल में आपका नवीनीकरण करे। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल शारीरिक, अच्छा खाना, व्यायाम करना, आराम करना, जिम जाना, योगा करना, ये सब फिजिकल एक्टिविटीज़ का पार्ट है। सोशल और इमोशनल, सामाजिक, भावनात्मक, औरों के साथ सामाजिक या अर्थपूर्ण संबंध बनाना। मेंटल या मानसिक, पढ़ना, लिखना, सीखना, रीडिंग करना, जर्नलिंग करना। स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक, प्रकृति के साथ समय बिताना, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना, सुबह जल्दी उठना। आप जैसे जैसे हर एक क्षेत्र में खुद को सुधारेंगे, आप अपने जीवन में प्रगति और बदलाव लाएंगे। शार्पन द शॉ आपको फ्रेश रखता है ताकि आप बाकी की 6 हैबिट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ऐसा करने से आप चैलेंजेस फेस करने की अपनी क्षमता को बढ़ा लेते हैं। बिना ऐसा किए आपका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, मस्तिष्क बुद्धि रहित हो जाता है, भावनाएं ठंडी पड़ जाती है, स्वभाव असंवेदनशील हो जाता है और इंसान स्वार्थी हो जाता है। और यह एक अच्छी तस्वीर नहीं है। क्यों? आप अच्छा फील करें, ऐसा अपने आप नहीं होता। एक बैलेंस लाइफ जीने का अर्थ है खुद को रिन्यू करने के लिए ज़रूरी वक्त निकालना। ये सब आपके ऊपर है। आप खुद को आराम करके रिन्यू कर सकते हैं या हर काम अत्यधिक करके खुद को थका सकते हैं और बोर कर सकते हैं। आप खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली प्यार कर सकते हैं या फिर अपने वेल बीइंग से बराबर यूं ही अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। आप अपने अंदर जीवित ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं या फिर टाल मटोल कर अच्छे स्वास्थ्य और व्यायाम के फ़ायदों को खो सकते हैं। आप खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं और एक नए दिन का स्वागत शांति और सद्भाव के साथ कर सकते हैं या फिर उदासी के साथ उठकर अपने दिन को गुजरते देख सकते हैं। बस इतना याद रखें कि हर दिन आपको खुद को रिन्यू करने का एक नया अवसर देता है। इस ऑडियो बुक समरी में दी गई सभी टिप्स को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, इन 7 की 7 हैबिट्स को आप अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं,
तो आपको लाइफ में बड़े और पॉजिटिव चमत्कार जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी है तो इस बुक समरी को लाइक कीजिए और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।